हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। Interrelationship of biotic components. The biotic components of an environment include plants and animals which are interdependent on each other. Plants depend on animals for various purposes like for carbon dioxide exhaled during respiration. They require carbon dioxide for photosynthesis. Animals help plant in pollination which leads to reproduction. Animals help plants for releasing nutrients when they die and decompose. This in turn become manure in the soil, thus helping in plant growth. Animals are also dependent on plants for several reasons. Plants provide food, oxygen and shelter to animals. Spices, wood, cotton and medicines are some things which we get from plants. अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। जैसे जो एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते, जो प्लांट्स यूज करते फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाने के लिए। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं जिससे उनका रिप्रोडक्शन हो सकता है। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं तो जब डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करते हैं और उनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट रहता है उन न्यूट्रिएंट्स को वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से, और वो न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स लेते हैं फ्रॉम सॉइल। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। एट द सेम टाइम प्लांट्स हेल्प करते हैं एनिमल्स को, वो उनको खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेल्टर मिलता है एनिमल्स को प्लांट्स की वजह से। और उसके अलावा हमको प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, वुड मिलता है, कॉटन मिलता है, मेडिसिन्स मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमको प्लांट्स से। Interaction of biotic and abiotic components. Biotic components interact with abiotic components. If one component is changed or removed, it affects the availability of other resources within the habitat. There is always an interaction between biotic and abiotic components of the environment. The growth and development of living organisms are dependent on abiotic components like the quality of air, availability of water, soil type, climatic conditions, etc. If a single component is changed by any event, the whole system could be altered. Humans can change environment through extensive farming or irrigation. While we usually cannot see what we are doing to the environment, the impact is being felt all over. For example, acid rain in certain regions has resulted in the decline of fish population. अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अगर एक कंपोनेंट अगर चेंज होता है या रिमूव कर दिया जाता है तो फिर दूसरे कंपोनेंट्स पे फर्क आने लगता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, वो बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर कोई एबायोटिक कंपोनेंट चेंज हो जाए, जैसे कि अगर एयर की क्वालिटी चेंज हो जाए, वाटर की अवेलेबिलिटी चेंज हो जाए, सॉइल टाइप चेंज हो जाए या क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाए, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो ज़्यादा फार्मिंग कर लें, एक्सटेंसिव फार्मिंग कर लें, एक्सटेंसिव इरिगेशन होता है, तो उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट में जो है कुछ चेंजेस होते हैं। यूजुअली इन छोटे मोटे चेंजेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करता है। जैसे कि कई जगहों पर एसिड रेन होने लग गई है, जिससे फिशेस की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम होने लग गई है। Types of habitat. Basically, there are three main types of habitats: aquatic habitat, terrestrial habitat, and aerial or arboreal habitat. अब हैबिटेट क्या होता है? कोई भी पर्सन किन कंडीशंस में रहता है वो उसके लिए फेवरेबल अगर होती हैं तो उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट जो है वो 3 तरह की होती है: एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एरियल हैबिटेट। एरियल हैबिटेट को आर्बोरियल हैबिटेट भी बोला जाता है।
Aquatic habitat. Water forms the habitat of a vast variety of organisms. Rivers, ponds, lakes, streams and oceans are the aquatic habitats. The organisms which live or breed in water are called aquatic organisms. Some aquatic organisms are planktons, algae, lotus, fish and whales. Aquatic organisms can be classified into marine organisms and freshwater organisms. Marine organisms are those which inhabit in the seas and oceans. Freshwater organisms are those which live in river, pond and lake. अब वाटर जो है वो अगर कोई किसी ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट बनता है तो उसको बोला जाता है एक्वाटिक हैबिटेट. जो रिवर्स होती है, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स, स्ट्रीम्स, ओशन, सीज, ये सब जो हैं ये एक्वाटिक हैबिटेट्स हैं. जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, पानी में ही ब्रीड करते हैं, उनको बोला जाता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और उस हैबिटेट को बोला जाता है एक्वाटिक हैबिटेट. अब जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं वो सारे हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए, प्लैंक्टन्स, एल्गे, लोटस, फिश, वेल्स. तो और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है. एक होते हैं मराइन ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स. जो सी वाटर में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, सॉल्ट वाटर में रहते हैं, उनको बोला जाता है मराइन ऑर्गेनिजम्स. और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे कि रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, जो वाटर सॉल्टी नहीं होता है, फ्रेश वाटर होता है, तो उनको बोलते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स. About 70% of the Earth's surface is occupied by water or seas, oceans, lakes, rivers and ponds. The seas and oceans form the marine habitat. It is said to be the largest and is a saltwater habitat. The organisms living in this habitat are called marine organisms. For example, sea turtles, seaweeds, whales, algae and sharks. अब अर्थ का जो सरफेस है वो अबाउट 70% जो है वो वाटर से कवर्ड है. उसमें सीज हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं. सब जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सब जो हैं वो इसी में कवर होती हैं. तो जो सीज और ओशंस हैं वो बनाते हैं हमारे मरीन हैबिटेट. और ये बोला जाता है कि यही हमारे अर्थ पे सबसे बड़ा जो है वो हैबिटेट है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है 70% वाटर से कवर्ड है और उसमें भी जो मेजर पार्ट है वो सीज और ओशन से कवर्ड है. तो यही जो है ये सबसे बड़ा पार्ट बनाता है हैबिटेट का. और जो ऑर्गेनिजम्स इस मरीन हैबिटेट में रहते हैं उनको बोलते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स. इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सी टर्टल, सीवीड्स, वेल्स, अलगे, शार्क्स. जो भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सी के अंदर, ओशन के अंदर रहते हैं, वो सब इसके एग्जांपल्स हैं. The habitats in lakes, ponds, streams and rivers are known as the freshwater habitat. The freshwater habitat includes lentic and lotic habitat. अब जो ponds हैं, lakes हैं, streams हैं, rivers हैं, इन सबको बोला जाता है freshwater habitat. और freshwater habitat जो है उसको दो parts में divide किया गया है, lentic habitat और lotic habitats. The lentic habitat refers to slow-moving, slow or standing water such as lakes, reservoirs and ponds. Commonly found living organisms are water insects, algae and higher plants. The lotic habitats refers to swiftly moving or running water such as springs, mountain brooks, streams and rivers. The living organisms found here are water lily, lotus, water bugs and fish. अब लेंटिक हैबिटेट जो है वो हैबिटेट होती है जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है या फिर बहुत स्लो मूविंग होता है, जैसे कि लेक्स, रिजर्वॉयर्स या पॉन्ड्स में. और यहाँ पर जो कॉमनली ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो होते हैं वाटर इंसेक्ट्स, अलगे और हायर प्लांट्स. और जो लोटिक हैबिटेट होता है वो रनिंग वाटर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, जैसे कि रिवर्स में, ब्रुक्स यानी कि झरने, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, स्प्रिंग्स में, इन सब में जो पानी होता है वो रनिंग वाटर होता है. और इस तरह के पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो होते हैं वाटर लिली, लोटस, वाटर बग्स या फिर फिशेस. The region where the sea joins with the land is called coastal region and it gives rise to the coastal habitat. A large number of living organisms are inhabitant of the coastal habitats.
There are some regions in the coastal habitat where a river or stream of fresh water mixes with the salty water of the sea. Such a habitat is called estuaries. Mangroves, seaweeds, crabs and oysters are some organisms often seen in these regions. अब कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर सी जो है वो लैंड को ज्वाइन करता है. जो बीचेस होते हैं उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है कोस्टल रीजन, और उस हैबिटेट को बोला जाता है कोस्टल हैबिटेट. अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो कोस्टल हैबिटेट में भी रहते हैं, और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर सॉल्ट वाटर जो है वो फ्रेश वाटर के साथ मिक्स हो जाता है. तो ऐसी वाटर बॉडीज को बोला जाता है एस्चुरीज. और यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं मैनग्रोव, सीवीड्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस तरह के वाटर बॉडीज में मिलते हैं जहाँ पर कि सी वाटर और फ्रेश वाटर जो है वो मिक्स होते हैं. Some animals live in the water such as fish, crayfish, tadpoles. Some live above the water like ducks and insects, and some other live in the area surrounding the water like earthworms. अब कुछ एनिमल्स जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ पानी के ऊपर रहते हैं और कुछ पानी के आसपास की जगहों पर रहते हैं. जैसे फिश है, क्रेफिश है, टेडपोल है, ये सब पानी के अंदर रहते हैं. डक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्वान्स हैं, ये पानी के ऊपर रहते हैं. और अर्थवर्म्स हैं तो वो पानी के आसपास की जगहों पर रहते हैं, मॉइस्ट एरिया में रहते हैं. अब आपके एक्टिविटी ये है कि आपको ये फाइंड करना है कि इंडिया में एस्चुरीज जो है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है.